नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की हलचल के बारे में। और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी हलचल है ईरान और अमेरिका के बीच जंग। ताजा अपडेट क्या है, ताजा रिपोर्ट क्या है, दूसरे दौर की बातचीत का क्या हुआ, सीजफायर क्यों बढ़ाया गया, कब तक के लिए बढ़ाया गया है, बहुत सारी खबरें हैं आज आपको बताने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की और सबसे पहले देखते हैं झलक उन खबरों की जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे, रूस, चीन और ईरान एक साथ आ गए हैं। जंग के 54 दिन हो चुके हैं। ईरान अब भी मजबूती से लड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ईरान इतनी बड़ी ताकत अमेरिका के सामने नहीं है। तो ईरान के पीछे कौन खड़ा है? ईरान के पीछे हैं चीन और रूस। अमेरिका को लगा था ईरान को निशाना बनाकर वो रूस, चीन और ईरान की उस तिकड़ी को तोड़ देगा जो उसके लिए सबसे बड़े सिरदर्द है। लेकिन यहां अमेरिका का दाव उल्टा पड़ गया। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि अब जंग के अलग लेवल पर यह मामला जा चुका है। अमेरिका की दशकों पुरानी बादशाहत को खुली चुनौती दी जा रही है। सच्चाई तो यही है कि अमेरिका का यूरेनियम वाला बहाना पूरी तरीके से फेल हो चुका है और पर्दे के पीछे से रूस की सटीक खुफिया जानकारी, चीन की घातक तकनीक और ताकत ने ईरान को एक अभेद्य किला बना दिया है। अमेरिका जिस ईरान को कमजोर समझ रहा था, जहां वो हफ्ते भर के अंदर तख्ता पलटकर अपना रिजीम लाना चाह रहा था, वही ईरान दो देशों की ताकत के बलबूते आज इतनी बड़ी ताकत बन गया कि अमेरिका को भी सरेंडर मोड में आना पड़ रहा है। रूस का एयर डिफेंस हो, चीन का रडार हो, ईंधन हो, कवच एक तरह से ईरान की चारों तरफ है। इसलिए भू राजनीतिक तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। मॉस्को से बीजिंग तक और बीजिंग से तेहरान तक एक नई धुरी बनाई जा रही है। वॉशिंगटन की नींद उड़ी हुई है। पुतिन की जल्द होने वाली चीन यात्रा यह साफ संकेत है कि अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी वैश्विक रणनीति तैयार की जा रही है। ट्रंप प्रशासन लाख कोशिश कर ले, लेकिन आज खाड़ी में अमेरिका अलग थलग है और अमेरिका अपनी दादागिरी बरकरार रखने के लिए करोड़ों डॉलर फूंक रहा है, वो भी हर घंटे के लिहाज से। और दुनिया देख रही है कि पासा पूरी तरीके से पलट चुका है। बताएंगे रूस, चीन और ईरान की ये तिकड़ी क्या गुल खिलाने वाली है और कैसे अमेरिका को होर्मुज में डुबाने की तैयारी में लगे हैं ये लोग। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपके सामने साझा करेंगे। और ये RIC की जो टिकड़ी है, रशिया, ईरान और चाइना, ये कैसे अमेरिका के खिलाफ गेम कर रहे हैं, ये भी आपको डिटेल से बताएंगे। वर्ल्ड नाउ में इसके बाद बात होगी अमेरिका और ईरान जंग के अपडेट्स के बारे में। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कल तक जो ट्रंप धमकी दे रहे थे कि सीजफायर बढ़ाने का तो सवाल ही नहीं है, सीजफायर नहीं बढ़ाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले, ईरान को डील करना ही होगा वरना सीजफायर और आगे नहीं बढ़ेगा। और आखिरकार ट्रंप ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। डोनाल्ड J. ट्रंप बन चुके हैं डोनाल्ड यू टर्न। तो डोनाल्ड यू टर्न ने अपने सीजफायर को अब अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया है। सीजफायर शांति का संदेश नहीं है, बल्कि जंग के अगले पड़ाव की तैयारी है। व्हाइट हाउस के अंदर का सच डरा देने वाला है। खबरों की माने तो ट्रंप ईरान पर परमाणु हमले की जिद पर अड़े थे, जिसे जनरल डैन केन ने ऐन वक्त पर रोक दिया। परमाणु कोड्स को लेकर हुई इमरजेंसी मीटिंग साबित करती है कि ट्रंप प्रशासन इस वक्त भारी दबाव में है और अपनी हार को डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं और इसलिए ट्रंप प्रशासन इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग समेत 13 बड़े अधिकारियों की छुट्टी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ समंदर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जखीरा ईरान को घेरे बैठा है। वार्ता की मेज सूनी पड़ी है क्योंकि ईरान को अमेरिका की नीयत पर रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर वाला दांव खेल रहा है होर्मुज को ब्लॉक करके। ईरान कह रहा है इससे झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीजफायर भले ही कागजों में हो, लेकिन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। पहले कौन झुकेगा यह देखने वाली बात होगी। क्या ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर लगाकर अपनी जिद पूरी कर पाएंगे, अपनी बात मनवा पाएंगे, या इस जंग में वही होगा जो अब तक हमने 50 दिनों में देखा है, तेहरान जीतेगा और अमेरिका हारेगा। हर दिन की कहानी यही रही है। डिटेल से इस खबर को देखेंगे। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट खबर की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। किम जोंग के साथ पुतिन की दोस्ती बढ़ती जा रही है और ये दोस्ती उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां अमेरिका के लिए बहुत बड़े सिरदर्द की शुरुआत होने जा रही है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका अपनी ताकत आजमा रहा है और उसकी ताकत का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। लेकिन सुदूर पूर्व में रूस और उत्तर कोरिया ने ऐसी चाल चल दी है
जिसे डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप उलझे रहे ईरान को रोकने के चक्कर में, जबकि असली तैयारी तो शी जिनपिंग कर रहे हैं, किम जोंग उन कर रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। तुमेन नदी पर रूस और नॉर्थ कोरिया ने ब्रिज बना डाला इसी 50 दिन के अंदर और बहुत तेजी के साथ, और ये अमेरिका की ताकत को खुली चुनौती है। अब तक दोनों देशों के बीच सिर्फ रेल संपर्क था, लेकिन कहते हैं इस नई रोड कनेक्टिविटी के जरिए रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच गोला बारूद, ईंधन, भारी सैन्य उपकरणों की अबाध आवाजाही शुरू हो जाएगी। यह पुल पश्चिमी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाने वाला एक लाइफलाइन हाईवे है। अमेरिका के सैंक्शंस को औकात दिखाने वाली सड़क है। अमेरिका जिसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, वो दोनों शक्तियां अब एक दूसरे के और करीब आ चुकी हैं। जहां हवाई कनेक्टिविटी भी है, रोड कनेक्टिविटी भी है और रेल कनेक्टिविटी भी है। ट्रंप उलझे थे, ईरान को घुटनों पर लाना चाहते थे, लेकिन जो असली चुनौती है अमेरिका के लिए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन हो, ये सब ताकतवर हो रहे हैं और इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्रंप की वैश्विक बादशाहत को चुनौती दी जा रही है। ईरान में अमेरिका उलझा है, उधर बॉर्डर पार रूस कोरिया नया खेल खेल रहे हैं। ट्रंप के लिए अब असली गेम की शुरुआत हो चुकी है। बताएंगे आपको कि नॉर्थ कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मिलकर कितना बड़ा गेम खेल दिया है ट्रंप के साथ, जिसका अंदाजा भी अमेरिकी राष्ट्रपति को नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ विस्तार से। ईरान और अमेरिका की जंग में रूस और चीन की एंट्री तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि जंग लेवल 2 तक जा चुकी है। इस जंग का खात्मा ना अमेरिका के बस की बात है और ना ही ईरान चाहता है। इस जंग का खात्मा तभी हो सकता है जब अमेरिकी बादशाहत खत्म हो जाए। तभी तो हाल ही में पुतिन ने कहा था कि जब तक दुनिया में ईरान, रूस और चीन का वजूद है, तब तक खुद को कोई तानाशाह ना समझे। ये कोई लाइन कोई मामूली लाइन नहीं है, ये कोई आम बयान नहीं है। ये लाइन डायरेक्ट रूप से शांति के ठेकेदार मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए था। पहले पुतिन का बयान सुनिए, उसके बाद इस खबर को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। आइए सुनते हैं। तो पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बादशाह समझ बैठे हैं। सीधा निशाना साधा, ट्रंप वैश्विक शासक के तौर पर काम नहीं कर सकते। पुतिन ने कहा ट्रंप की तानाशाही रवैया ठीक नहीं है और जब तक रूस, चीन और ईरान इस दुनिया में मौजूद हैं, तानाशाही तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुतिन ने कहा कि अमेरिका वैश्विक दादागिरी करने की कोशिश न करे। यह बयान एक बहुत बड़ा मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप, आप जो ईरान में कर रहे हैं, आप उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि रूस, चीन और ईरान साथ हैं। तो क्या कहा पुतिन ने? पुतिन ने कहा कि जब तक रूस, चीन और ईरान साथ हैं, तब तक तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका वैश्विक दादागिरी कर रहा है, जो कि हम चलने नहीं देंगे। यानी पुतिन ने अपने एक बयान के जरिए कई निशाने साधे। ट्रंप को निशाने पर लिया, ट्रंप की नीति को निशाने पर लिया, ईरान पर हमले को लेकर आलोचना की और साफ साफ कह दिया कि दादागिरी करने की कोशिश ना करें डोनाल्ड ट्रंप। यानी एक और जहां पुतिन ने ट्रंप को हड़काया, तो दूसरी ओर चीन भी ट्रंप को हड़का रहा है कि मिडिल ईस्ट में घुस रहे हो तो अपने रिस्क पर रहो, क्योंकि यहां अमेरिका के डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पिछले 50 दिनों में आप टाइमलाइन उठाकर देख लीजिए कि इस लड़ाई में किसकी नैया डूबी और किसका बेड़ा पार हुआ है। चीन ने भी कहा कि एशिया में दादागिरी की कोशिश ना करे अमेरिका। अब आपको एक ट्वीट बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तब तब अमेरिका और इजरायल ने एक ही आरोप लगाया कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के जरिए परमाणु बम बना रहा है। लेकिन सबूत कहां है? इस बात के पुख्ता सबूत न तो अमेरिका के पास है और न इजरायल के पास है। यहां तक कि
IAEA ने भी इस बात की पुष्टि की कि ईरान ऐसे किसी मकसद पर काम कर नहीं रहा। असली मकसद अमेरिका का यूरेनियम नहीं है। असली मकसद यहां लड़ाई है ईरान चीन की दोस्ती को तोड़ना, या फिर आप तिकड़ी भी ले लीजिए, चीन, रशिया और ईरान को पीछे करना। क्योंकि ये तीनों देश एक साथ हैं और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। अमेरिका को पता है कि डायरेक्ट रूस पर अटैक नहीं कर सकता। अमेरिका को पता है डायरेक्ट चाइना पर अटैक नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इन तीनों मुल्कों के पास बेतहाशा परमाणु हथियार है। जंग हुई तो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कब हो जाए कोई नहीं जानता। उधर चीन बहुत मजबूत है। हमला किया तो चीन तगड़ा जवाब देगा। चीन की तरफ से एक बयान भी आया था जिसमें चीन के एक अधिकारी ने कहा था कि चीन कभी भी पहला बुलेट फायर नहीं करेगा। यह इंश्योर करता है चीन। लेकिन साथ ही चाइना यह भी इंश्योर करता है कि अगर पहली गोली चली तो आखिरी गोली नहीं चलाने देगा वो दुश्मनों को। यह कहना था वहां के एक अधिकारी का, जो कि अमेरिका के प्रोस्पेक्ट में था। और एशिया से लेकर यूरोप तक इस वक्त ट्रंप घिरे हुए हैं। इसलिए चीन को छूना अमेरिका अभी ठीक नहीं समझ रहा है। तो बचा कौन इस तिकड़ी में? ईरान। ईरान को इसलिए कैप्चर करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वो एक तरह से रशिया के करीब पहुंच पाए, जो कैस्पियन सागर है उसको एक्सेस कर पाए, और दूसरी तरफ चीन को जो ऑयल सप्लाई निर्बाध तरीके से ईरान कर रहा है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चीन के लिए ऑयल का, उसको कंट्रोल कर लें। इसलिए ईरान पर हमला करो। बाकी जो दोनों देश हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ गया क्योंकि तैयारी सिर्फ ईरान ने नहीं की थी, तैयारी चीन और रूस ने भी की थी। और नतीजा यह हुआ कि हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए। ईरानी यूरेनियम को हासिल करने को लेकर बहाना बनाया और हमला कर दिया ईरान के ऊपर। लेकिन अमेरिका को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे तीनों साथ साथ खेल रहे हैं। रूस चीन पर हमला कर नहीं सकते, इसलिए ईरान को चुना। और अब अमेरिका की बत्ती गुल हो चुकी है होर्मुज की खाड़ी में। अमेरिका के इस खेल को चीन और रूस जानते थे और उन दोनों ने मिलकर ईरान को समझाया। उन्होंने कहा कि भाई आप एनरिच्ड यूरेनियम जारी रखो, यानी कि उनके संवर्धन को जारी रखो और अपने हथियार और मिसाइल पर काम करते रहो। जो भी कम ज्यादा होगा, कमी आपूर्ति होगी, वो हम आपको दे देंगे। यही काम ईरान ने किया। खासकर के कब? पिछले 8 महीनों में। 8 महीने का टाइमलाइन भी मैं आपको बताता हूं। 8 महीने का टाइमलाइन है जून 2025 से फरवरी 2026 तक। ईरान ने भरपूर तैयारी की और चीन ने भरपूर मटेरियल दिया और रूस ने भरपूर इंफॉर्मेशन दी और रूस ने भी कई सैन्य उपकरण दिए। और उसकी बदौलत क्या हुआ? जो 8 महीने की तैयारी चली, अमेरिका 50 दिन की जंग में सरेंडर कर गया। ईरान ने कई फाइटर जेट्स गिरा दिए। ईरान ने बहुत ज्यादा नुकसान दिया अमेरिका को। ईरान को एक्सेस नहीं कर पाया, अमेरिका घुस नहीं पाया, रिजीम चेंज नहीं करा पाया, अपने मन मुताबिक सरकार नहीं बनवा पाया। यानी अमेरिका का हमला बेकार हो गया। यह सब कुछ हुआ रूस और चीन के किरदार की वजह से। पर्दे के पीछे वो अपने दोस्त ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ रहे थे। संघर्षों के दौरान रूस और चीन ने ईरान को महत्वपूर्ण रणनीतिक और खुफिया मदद भी प्रदान की। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध में उतरने से परहेज किया, लेकिन उनकी मदद ने ईरान की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूती दी। चलिए अब जानते हैं कि जंग के बीच कैसे मदद पहुंचाई गई ईरान को रूस और चीन की तरफ से। तो पहले रूस की सहायता देखते हैं। रूस ने ईरान को सटीक लोकेशन दिए। ईरान ने उन्हीं लोकेशंस का इस्तेमाल किया हमले के लिए। यूएस युद्धपोत और विमानों को नुकसान हुआ। रूस ने ईरान को कई हथियार दिए। ईरान को कई एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया। S-300 भी मुहैया कराया गया। चीन की सहायता देख लीजिए। ईरान को चीन ने तकनीकी और रेडार से मदद किया। मिसाइल बनाने में जो प्रोडक्ट्स लगते हैं उसको भी देने का काम चीन ने किया। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन
चुपके चुपके मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान को मदद कर रहा है। चीन ने ईरान को उन्नत रेडार सिस्टम दिया और बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। इससे बैटलफील्ड में ईरान की ताकत काफी बढ़ गई। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल दिया, मिसाइल के लिए केमिकल भी दिया, तकनीकी पुर्जों की आपूर्ति निरंतर जारी रखी। ईरान का तेल मुख्य खरीदार है चीन, और इस वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था को लगातार मदद मिलती रही। अब करेंसी एक्सचेंज तो कर नहीं सकते थे दोनों देश, तो ईरान ने चीन को ऑयल सप्लाई जारी रखी और चीन ने ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बाकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करना जारी रखा। इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से ईरान की मिलिट्री बहुत ज्यादा ताकतवर होती चली गई और उनके पास ऑलरेडी एक डॉक्ट्रिन था जिस पर वो काम कर रहे थे, मोज़ैक डॉक्ट्रिन। तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन और चीन और रूस की हेल्प से एक ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ जिसमें अमेरिका फंस गया। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस को लेकर वैश्विक हालात पल पल बदल रहे हैं। अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। खबर है कि पुतिन की बीजिंग यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भी चीन का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पुतिन पहुंच रहे हैं। तो अमेरिका को घेरने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। इसकी पुष्टि तब होती है जब पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने यह बयान दिया। आपको सुनाते हैं। Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай наш особо привилегированный стратегический партнер. И визит, контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов. Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай. Китай наш особо привилегированный стратегический партнер. И визит, контакты на высшем уровне готовятся. Мы своевременно вам о сроках этих контактов сообщим. यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंच जाएंगे। इस दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। खबर है कि ट्रंप की भी चीन जाने की प्लानिंग है। व्हाइट हाउस के मुताबिक 13-14 मई को ट्रंप चीन जा सकते हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसमें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा करने को लेकर इंटरेस्टेड होंगे। अगर चीन जाएंगे भी तो क्या मुंह दिखाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि चीन के तेल को अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगाकर बंद कर रखा है। वहीं खबर यह भी है कि ट्रंप की यात्रा के बाद पुतिन अपनी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन खबर यह भी है कि पुतिन पहले जा सकते हैं ट्रंप के पहुंचने से पहले। अब ईरान के मुद्दे पर ट्रंप चीन का विरोध कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल फ्यूल में मदद कर रहा है चीन। और हाल में मामला तब भड़क गया जब ईरानी जहाज चीन से लौट रहा था तो उसके फायरिंग करने के बाद अमेरिकी सेना ने उसे कब्जे में ले लिया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके मुताबिक उसके उस जहाज में केमिकल मौजूद था जिसका उपयोग मिसाइल बनाने में किया जाता है, जिसे प्लक्टोरेट कहते हैं। उसकी तस्वीरें भी अमेरिकी सेना ने जारी की थी। उधर चीन ने अपने 4 कार्गो प्लेन के जरिए हथियार और कई अन्य चीजें ईरान को पहुंचाई। माना जाता है लास्ट समय में इन्होंने अपना ट्रांसपोंडर भी बंद कर दिया था। यानी अमेरिका के लाख धौंस दिखाने के बावजूद, धमकाने के बावजूद चीन अपनी रणनीति पर चुपचाप काम कर रहा है। चीन ईरान को मदद पहुंचा रहा है। अब खबर है कि अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी है अमेरिका की, तो रूस अपनी स्पेशल फोर्स स्पेसनाज को भेज सकता है। स्पेसनाज रूस की स्पेशल फोर्स है जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट्स में माना जाता है। अब इसकी खासियत भी आप जान लीजिए, मामला कैसे गंभीर होता जा रहा है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने इसे बनाया था। नेटो, परमाणु हथियार, अमेरिका के मिशन को फेल करना, उनके ऑपरेशंस को टारगेट करना इनका मकसद है। सैन्य खुफिया ऑपरेशंस, राजनीतिक युद्ध के लिए उपयोग, पारंपरिक सैन्य अभियानों के साथ गुप्त ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। जो बहुत लीथल गुप्त ऑपरेशन होते हैं उनके लिए जाते हैं स्पेसनाज। ये सिर्फ एक तरह का मिशन नहीं करते, साइबेरिया जैसी बर्फीली जगहों में सर्वाइवल ट्रेनिंग करते हैं। बिना शोर के काम को खत्म करने में माहिर है और सिर्फ ताकतवर ही नहीं, मानसिक तौर पर बहुत मजबूत माने जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कोई यूनिट वहां काम कर रही है ऑलरेडी और किसी को कानो कान कोई खबर ही ना हो।
इधर चीन की भी प्लानिंग, अगर ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी हुई और ईरान कमजोर हुआ तो चीन रॉकेट फोर्स उतार सकता है। रॉकेट फोर्स चीन की सबसे अहम और गेम चेंजर सैन्य शाखाओं में है, लेकिन वो डायरेक्ट जंग में एंट्री नहीं लेगा, वो ईरान को मदद करेगा। कहते हैं ये रॉकेट फोर्स वही फोर्स है जो चीन के परमाणु और लंबी दूरी के मिसाइल हथियारों को संभालती है, और चीन इसलिए भेजेगा क्योंकि ईरानी एनरिच्ड यूरेनियम और मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के हाथ ना लगे, और स्पेशली जो ऑयल ब्लॉकेड किया हुआ अभी तक अमेरिका ने और जिसके लिए अनिश्चितकालीन तक इसे बढ़ाने की चेतावनी दी है, उससे चीन बहुत सफोकेट फील कर रहा है। आईआरजीसी और रूस की फोर्स दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएगी, इसलिए रॉकेट फोर्स की भी तैनाती हो सकती है। लेकिन रॉकेट फोर्स क्या डायरेक्ट इंटरवीन करेगा, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है। इसकी खासियत आप जान लीजिए, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ताकत है। परमाणु और मिसाइल को सुरक्षित रखने का काम इसे अमेरिकी फोर्स को रोकने के लिए बनाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने में माहिर हैं, लोकेशन बदलकर दुश्मन पर हमला करते हैं, दूर बैठकर दुश्मन को मारने वाली तकनीक इनके पास मौजूद है। यानी जंग की तैयारी रूस और चीन ने भी कर रखी है। तैयारी भारी है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो फिर मदद का दायरा बढ़ा दिया जाएगा रूस और चीन की तरफ से, क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि ईरान का किला कभी ना गिरे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को फतेह ना कर ले। उधर खबर है कि पुतिन ने अपने 2 परमाणु पनडुब्बियों को ओमान की खाड़ी में मोड़ दिया है, क्योंकि अमेरिका नाकेबंदी कम नहीं कर रहा। रूस पनडुब्बियों के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहता है ताकि अमेरिका नाकेबंदी हटाए, लेकिन देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। उधर चीन में जाकर पुतिन शी जिनपिंग के साथ आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं। खबर है कि फिर से एंटी अमेरिका के खिलाफ रणनीतियों पर काम होगा। एंटी अमेरिका को लेकर ही ईरान पर ट्रंप ने हमले के आदेश दिए थे, लेकिन अब खाड़ी में ट्रंप के साथ कोई भी देश नहीं बचा है। चीन में जुटान और यूएस के खिलाफ जो प्लान है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीन का दौरा करने वाले हैं। दुबई के प्रिंस भी हाल में चीन का दौरा कर चुके हैं। किम जोंग उन भी हाल में शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ने भी चीन का दौरा किया था। यहां तक कि कनाडा के पीएम कीर स्टारमर, माफ कीजिएगा, कनाडा के जो पीएम हैं वो भी चीन का दौरा कर चुके हैं। तुर्कमेनिस्तान के लीडर चीन का दौरा कर चुके हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने हाल ही में दौरा किया था। रूसी विदेश मंत्री और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति भी चीन जा चुके हैं। तो क्या ये पावर शिफ्टिंग आपको नहीं नजर आ रहा? मुझे लगता है कि जो नए ग्लोबल ऑर्डर की बात हो रही है। और कनाडाई पीएम मार्क कार्नी भी जाकर मुलाकात करके आ चुके हैं। हालांकि वो तब की बात है जब टैरिफ थोपा जा रहा था, लेकिन आगे की रणनीति तो बन रही है। गैलेप का वर्ल्ड सर्वे जो हाल ही में आया, उसमें भी अप्रूवल रेटिंग के मामले में चाइना अमेरिका से आगे निकल गया। 36% की अप्रूवल रेटिंग मिली चीन को, जबकि अमेरिका को 31% की अप्रूवल रेटिंग मिली। कुल मिलाकर कई देश चीन की ओर, भारत की ओर रुख कर रहे हैं। कई देशों की नजर अमेरिका से हटकर चीन की ओर जा रही है। उधर अमेरिका चीन पर आरोप लगा रहा है, चीन ही इस जंग में आग लगा रहा है। तो क्या ईरान की जंग में अमेरिका के खिलाफ रूस चीन खुलकर सामने आएंगे? क्योंकि पर्दे के पीछे से वो पहले से ही है। अमेरिका सिर्फ ईरान से लड़ाई नहीं लड़ रहा है, अमेरिका चीन से भी लड़ रहा है और रशिया से भी लड़ रहा है। लेकिन अगर ये दोनों देश खुलकर आते हैं, जिसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी आए तो फिर तबाही का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि चीन भी ईरान को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। और ईरान पर पाबंदियों से चीन को बहुत नुकसान होता है। ये चीन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका मिडिल ईस्ट जंग को खत्म नहीं करता है तो आने वाले दिन में हालात और भयावह हो सकते हैं। हमने आपको बताया था कि जंग में ईरान को चीन कैसे मदद कर रहा है, चीन हथियार कैसे बेचता है, और फिर कैसे ये हथियार ईरान तक पहुंचते हैं। अब जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए। वर्ल्ड मैप हमने आपके लिए यहां पर सामने लगाया है, और इसको अगर आप समझेंगे तो इसमें आपको कैस्पियन सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल नजर आएगा। ये जो चीन है, चीन माल ट्रांसफर करता है रशिया को, और रशिया जो है वो सामान पहुंचाता है कैस्पियन सी में अपने ही बॉर्डर तक। यानी अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट तरीके से रूस, चीन और ईरान आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप कहें कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये हो गया बॉर्डर आपका चीन का,
ये हो गया बॉर्डर आपका रूस का। चीन रूस बॉर्डर यहां पर आप देख लीजिए। उसके बाद सीधे आ जाइए आप यहां पर कैस्पियन सी के बॉर्डर पर। कैस्पियन सी का बॉर्डर तेहरान के पास ईरान में भी लगता है, यानी ये तटीय इलाका जो बॉर्डर है वो तेहरान और रूस का जो बॉर्डर वाला इलाका है कैस्पियन सी में, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। बीच में छोटे मोटे देश है जैसे कि अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। असली गेम हो रहा है कैस्पियन सी में, और ये सप्लाई जो निर्बाध चलती रहती है क्योंकि यहां पर दखल नहीं है। अब दखल नहीं है अमेरिका का तो यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और कौन आएगा? दूर दूर तक कोई नहीं है। टर्की इस जंग से वैसे ही परेशान है, इराक की औकात नहीं, सीरिया की औकात नहीं है। बाकी फिर रह गए मिडिल ईस्ट के देश, वो इतनी दूर तक जाकर यहां कोई ऑपरेशन चला नहीं सकते। अमेरिका नजर तो रखता है लेकिन किस शिप के अंदर क्या जा रहा है वो कैसे पता चले? तो ये मामला यहां से आकर बहुत पेचीदा हो जाता है। और अगर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैम 2 लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अगर ये रूट अमेरिका को ये लड़ाई जीतनी है, जिस लड़ाई में अमेरिका फंसा है, अमेरिका को ये रूट कट ऑफ करना पड़ेगा, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है। और जब तक ये रूट कट ऑफ नहीं होगा, ईरान को सप्लाई कट ऑफ नहीं होगा। और ईरान के लिए भी एक वैकल्पिक रास्ता खुला हुआ है। ईरान अपने सामान कुछ यहां से मंगवा सकता है और कुछ यहां से बाहर भी भेज सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। रशिया और चाइना के जरिए पूरी दुनिया में भेज सकता है, यूरोप में भेज सकता है, एशिया में भेज सकता है। हाँ, ये थोड़ा सा महंगा है, लंबा है, और यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है क्योंकि खार्ग जैसा कोई बड़ा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर नहीं है। तो यहां पर अमेरिका को फोकस करने की जरूरत है, लेकिन यहां अमेरिका पहुंचे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहते हैं हाल ही में 4 कार्गो प्लेन भी भेजे गए चाइना की तरफ से ईरान में। समंदर में अमेरिका ने जहाज को पकड़ा, उसके माध्यम से मिसाइल के कंपोनेंट भेजे जा रहे थे और केमिकल भेजा जा रहा था जिसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी चीन और रशिया जानते हैं दोनों मिलकर कि अगर ईरान को अकेला छोड़ा तो फिर उनके लिए भी खतरे की घंटी बजेगी। और एशिया में अगर अमेरिकी दबदबा फिर से साबित हुआ तो ये एशिया के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। इसलिए पहले यहां से अमेरिका का सफाया जरूरी है, और इसी रणनीति पर यह तिकड़ी काम कर रही है। ये जो दोस्ती है वो कायम है। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर आपने दिन भर से सुनी होगी, लेकिन इसके डेप्थ में हम आपको ले चलेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर को अनिश्चितकालीन तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन सीज फायर तो बढ़ाया गया, इसी के साथ कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। 2 ब्लॉकेड है, एक होर्मुज ब्लॉक है, इधर गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का ब्लॉकेड है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? ईरान के पास वक्त नहीं है, ईरान डील कर ले, ईरान को मौका नहीं मिलेगा, ईरान के पास मियाद नहीं, हम मियाद नहीं बढ़ाएंगे, हम सीजफायर नहीं बढ़ाएंगे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। असल में उन्हें नाम डोनाल्ड ट्रंप की जगह यू टर्न डोनाल्ड ट्रंप रखना चाहिए। इस बार भी यू टर्न लिया, पलटी मारी और अनिश्चित काल के लिए सीजफायर लगा दिया। दुनिया उनके बयान में उलझी हुई है और मुझे लगता है शायद डोनाल्ड ट्रंप भी खुद अपने बयान में उलझे हुए हैं। और मैं तो दावे के साथ यह भी कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को खुद सुने, पिछले 2 महीने के बयान को आईने के सामने खड़े होकर, तो शायद वो भी शर्मा जाएंगे। ट्रंप कल कह रहे थे ईरान के लिए कोई डील बाकी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बेटर डील करूंगा। ईरान के लिए सीजफायर की मियाद नहीं बढ़ाई जाएगी, कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास। ईरान को बातचीत की टेबल पर आना ही होगा। ईरान ने ठेंगा दिखा दिया। ईरान ने न सिर्फ बातचीत में आने से इनकार किया, बल्कि अपने डेलीगेशन को भेजने से भी इनकार कर दिया। और दूसरे दौर की बातचीत हो ही नहीं पाई। ना अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा, ना ईरानी डेलीगेशन पहुंचा। मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ टूट गई। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहना पड़ गया
कि हमने सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। हर चीज का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप ने इस बात का क्रेडिट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दिया। कहा कि मुनीर और शहबाज के कई बार कहने पर सीजफायर बढ़ा रहा हूं। कहने को तो सीजफायर है, लेकिन जंग भी जारी है, जंग की तैयारी भी जारी है और जंग के बीच में तैयारियों का दौर भी चल रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान जंग को लेकर किस तरह खुर्रम शहर 4 मिसाइल की नुमाइश कर रहा है ईरान, और दूसरी तरफ जंग को लेकर अमेरिका नाइट ड्रिल कर रहा है, रात में हमले की तैयारी का अभ्यास। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि दोनों तरफ से किस तरह से ताकत की पैमाइश हो रही है। सेंटकॉम ने इस वीडियो को जारी किया है। इस जरिए अमेरिका बताना चाहता है कि जंगी तैयारी जोरों पर है, आदेश मिलने के साथ ही अटैक शुरू करेंगे। अगर कहें तो दोनों तरफ से बारूदी उबाल है। जुमानी जंग के बाद मैदानी जंग में भी दोनों कमर कस के खड़े हैं। IRGC अपने सुप्रीम लीडर की मौत का हिसाब चाहता है और वो कह रहा है कि जितने समय अमेरिका जंग लड़ना चाहे, हम खड़े हैं जंग लड़ने के लिए। तो सीजफायर भले ही अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया, लेकिन जंग तो तय है और फिर जंग की शुरुआत भी हो चुकी है। इधर IRGC ने 3 ऑयल टैंकर पर फायरिंग की है और कहा कि होर्मुज से कोई नहीं गुजरेगा। फायरिंग के कारण ऑयल टैंकर के कंट्रोल सिस्टम को नुकसान हुआ है, यानी ईरान का दावा है कि उसका होर्मुज और उसके दरिया पर कंट्रोल है। AI तस्वीर के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ईरान ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहा है। ये तस्वीर जारी की गई है AI जनरेटेड, जिसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि छोटे छोटे स्पीड बोट्स के जरिए IRGC ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है होर्मुज स्ट्रेट में। कोई भी शिप यहां से निकलने की कोशिश करता है, उसके ऊपर ईरानी सोल्जर्स अटैक करना शुरू कर देते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि कल जब शांति वार्ता के लिए जब अमेरिकी डेलीगेशन निकलने वाला था, उससे पहले व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ट्रंप का बर्ताव ठीक नहीं था। ट्रंप चाहते थे कि जापान की तरह ईरान पर परमाणु हमला किया जाए और फिर मामले को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। खबर है कि अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ट्रंप को रोका और कहा कि परमाणु हथियार का उपयोग करने का ये वक्त नहीं है। ये जंग परमाणु लड़ाई तक अभी नहीं पहुंची है। तो क्या परमाणु हमला करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप? इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप ने फैसला किया था। ट्रंप ने एटमी कोड्स इस्तेमाल करने की कोशिश की। इमरजेंसी मीटिंग में जनरल डैन केन भी मौजूद थे। डैन केन ने ट्रंप को कोड्स इस्तेमाल करने से रोका। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं डैन केन। पूर्व CIA एक्सपर्ट लैरी जॉनसन ने यह दावा करके सबको चौंका दिया है। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुके हैं और ट्रंप ईरान का हिसाब करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान काबू में नहीं आ पा रहा है। ईरान को लेकर बार बार ट्रंप सीजफायर को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अप्रत्याशित फैसलों, सेना के प्रति कथित अपमानजनक बयानों और शीर्ष जनरलों को बर्खास्त करने के कारण अमेरिकी सेना और प्रशासन में असंतोष की खबरें भी हैं। ट्रंप और अमेरिकी सेना में तनाव है, जनरलों को बर्खास्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कई शीर्ष सैन्य अधिकारियों को हटा दिया है। आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया गया है। सैन्य अधिकारियों को हटाने से सेना में हलचल है, असंतोष का माहौल बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। जल्दबाजी वाले मिजाज के कारण ट्रंप को दूर रखा जा रहा है मीटिंग से। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें कंट्रोल रूम से बाहर रखने का फैसला किया है। और इस बीच ट्रंप की विवादित टिप्पणी, ईरान से जंग में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए और मारे गए US सैनिकों को लूजर्स और सर्कस कर्मचारी कहा था ट्रंप ने। ट्रंप की विवादित टिप्पणी से सेना में भयंकर नाराजगी है
और भरोसे की कमी भी हो रही है। सेना और ट्रंप के बीच भरोसे की कमी इसलिए आई है क्योंकि ट्रंप ये मानते हैं कि अमेरिका के सोल्जर्स ने अभी तक अच्छा काम नहीं किया है। ट्रंप ने अपनी सुरक्षा टीम में भी बदलाव कर दिया है। टीम बदलकर नए लोगों को कमान दिया है। सेना और प्रशासन के बीच भारी अविश्वास देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिकी प्रशासन और ट्रंप में बात नहीं बन रही। उधर लगातार कई अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने यूएस न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग को पेंटागन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जहां कथित तौर पर बहुत सेंसिटिव प्लान पर चर्चा की गई थी। यानी आरोप लगाया गया कि न्यूक्लियर चीफ एंड्रयू हग ने न्यूक्लियर से संबंधित चीजों को लीक किया है। जंग के बीच में अमेरिका में क्या हो रहा है, ये थोड़ा समझ से बाहर है, लेकिन ट्रंप प्रशासन आरोप लगाकर अधिकारियों को धड़ल्ले से निकाल रहा है। अब तक 13 से ज्यादा अधिकारियों को ट्रंप एंड कंपनी निपटा चुकी है। यानी ईरान के साथ जंग में अमेरिका जो भी दांव पर लगा रहा है, सब कुछ हार रहा है। और जितने भी समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं जो ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, ट्रंप उनको साफ कर देते हैं, कहते हैं हटाओ, इसे रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अमेरिका में विरोध अब तगड़ा हो रहा है। और सीजफायर की बात पुरानी हो चुकी है और जंगी तैयारी तेज है। समंदर में घेराबंदी है। अमेरिका युद्धोन्मादी लग रहा है। अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए समंदर में कहां कहां घेरेबंदी है अभी और जंग के किस तरह से हालात बन रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी के पास तैनात है। ईरानी जहाजों की नाकेबंदी के लिए हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर के उत्तर में तैनाती है। हूती विद्रोहियों पर नजर रखने के लिए दूसरे राउंड की युद्ध की तैयारी है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश फिलहाल मेडागास्कर के पास तैनात है और अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। एक साथ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। अब मैप के जरिए समझिए अमेरिकी घेराबंदी कहां कहां है। अमेरिका चाहता है कि ईरान को पूरी तरीके से चोक कर दिया जाए। यह है समुद्र में अमेरिकी घेरेबंदी। लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से पूछना चाहता हूं कि क्या ये ईरान को घेरने के लिए काफी है? क्योंकि आपने कैस्पियन सी वाला हिस्सा तो छोड़ा हुआ है। तेहरान के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो कैस्पियन सी का जो हिस्सा है, जो तेहरान के पास ठीक अगर कनेक्ट होता है, वहां कौन सी नाकेबंदी है? कुवैत में अगर आपने गल्फ ऑफ पर्शियन और गल्फ ऑफ ओमान में आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो आप ईरान के साथ साथ जितने भी खाड़ी देश हैं सबको चोक कर रहे हैं। अमेरिका का टारगेट ईरान है कि हमने ईरान के जहाजों को रोका हुआ है, लेकिन ईरान ने तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को रोका हुआ है। तो आपके ब्लॉकेड से पहले यहां ब्लॉकेड है, तो इस ब्लॉकेड का नुकसान किसको किसको हो रहा है? इस ब्लॉकेड का नुकसान हो रहा है कुवैत को, कतर को, यूएई को, ओमान को। ओमान को बहुत हद तक नहीं, क्योंकि हां ओमान को इसलिए क्योंकि ओमान की खाड़ी में ब्लॉकेड है। इसके अलावा जॉर्डन, सीरिया, इराक, तो मिडिल ईस्ट भुगत रहा है इस बेवकूफी भरे फैसले को। और मिडिल ईस्ट किसके भरोसे था अभी तक? इसी अमेरिका के भरोसे था। तो अमेरिका ने जाने अनजाने में ईरान का गला घोंटने के चक्कर में अपने दोस्तों को ही निपटा दिया, अपने दोस्तों का गला घोंट दिया। तो ये ब्लॉकेड की स्थिति इस वक्त आप देख रहे हैं। लाल सागर में भी है, रेड सी में भी, और उधर स्वेज कनाल के पास भी हैं, इजराइल के उस तरफ। तो कुल मिलाकर कहा जाए, अमेरिका चाहता है ईरान घुटनों पर आकर समर्पण कर दे। अमेरिका कह रहा है इसलिए हम ईरान के तमाम जहाजों को रोक रहे हैं। लेकिन ईरान हर बार नया तरीका इजाद कर लेता है। अमेरिका पर वो विश्वास नहीं करना चाहता है। और ये जो घेरेबंदी है उससे जाहिर होता है कि ईरान भरोसा क्यों नहीं करता। ईरान को लगता है कि ट्रंप कभी भी धोखा दे सकते हैं और अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है। इसलिए वार्ता में भी ईरान ने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन ईरान के बिना कहे अमेरिका ने सीजफायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया। ईरान को अमेरिका पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? पहली वजह अमेरिका की जंगी तैयारी। दूसरी वजह अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड। तीसरी वजह नाकेबंदी को सीजफायर का उल्लंघन माना गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी दी जा रही है। होर्मुज के पास ईरानी जहाज को कब्जाया गया।
अमेरिका ईरान युद्ध में ट्रंप ने इस बार जो दांव खेला है उससे ईरान कंफ्यूज है। एक तरफ होर्मुज में ब्लॉकेड खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका कूटनीतिक वार्ता की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से सीजफायर तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटाया गया है। ईरान कह रहा है पहले अमेरिका ब्लॉकेड हटाए फिर बात करते हैं। अमेरिका कह रहा है कोई बात नहीं, सीजफायर आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन ब्लॉकेड तो वहीं रहेगा जहां लगाया है। तो क्या ये अमेरिका के चक्कर में ईरान उलझा है या ईरान के चक्कर में अमेरिका फंसा है? बीते 54 दिनों से ईरान अमेरिका युद्ध जारी है। दोनों के बीच युद्ध विराम 22 अप्रैल तक था। सीजफायर के समय दोनों में वार्ता होनी थी, सीजफायर को अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया है। जंग के बीच ईरान अमेरिका में कोई बातचीत नहीं हुई है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अब ईरान की तबाही तय है। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसे ईरान ने जारी किया है और अमेरिका को कहा है कि तैयारी सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है और अब बैटल ग्राउंड पर ही तुम्हारे साथ हिसाब होगा और दो दो हाथ होगा। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। ये वो जगहें हैं जहां पर ईरानी युद्धपोत और फाइटर जेट्स देखे जा सकते हैं और ईरानी मिसाइल्स देखे जा सकते हैं और ये जमीन की काफी गहराई में बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ की एक और बेहतरीन स्टोरी आपके सामने रखते हैं। ईरान से जंग में अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिका जब ईरान के चक्कर में फंसा हुआ है, ईरान से पिछले 50 दिन के ऊपर से उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ रूस और नॉर्थ कोरिया मिलकर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा गेम हो गया है अमेरिका के साथ, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम है और वॉशिंगटन को पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। ट्रंप को लग रहा था कि वो अपनी ताकत साबित कर रहे हैं ईरान के सामने, ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे बड़े दुश्मन किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन, दोनों शक्तियां एक साथ आ गईं। हाल ही में रूस और उत्तर कोरिया के बीच नए पुल के निर्माण का काम पूरा हुआ और इस पुल निर्माण का काम ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका को लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी और अमेरिका ईरान के चक्कर में फंसा हुआ है। पूरी दुनिया की सुध-बुध छोड़कर अमेरिका ले ईरान दे ईरान करने में लगा हुआ है, लेकिन इधर रूस और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर अपने देश को एक पुल के जरिए जोड़ दिया। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। ये वही पुल है जिसे नॉर्थ कोरिया और रूस को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यह बहुत बड़ा पावर बैलेंस क्रिएट कर रहा है, एक नए पावर कॉरिडोर को जन्म दे रहा है। इस कदम से पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अगर ताकतवर होगा तो अमेरिका को दिक्कत होगी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच तुमेन नदी पर बना ब्रिज सिर्फ पुल नहीं है, बल्कि जियो पॉलिटिकल गेम चेंजर मैटर है। पहली बार रोड कनेक्टिविटी हुई है रूस नॉर्थ कोरिया के बीच। रोड कनेक्टिविटी पहली बार हुई है, पहली बार रोड के जरिए दोनों देश जुड़ रहे हैं। अब ब्रिज के जरिए दोनों देश करीब आ जाएंगे और हर एक चीज साझा की जाएगी। टूरिज्म से लेकर, सैन्य ताकत से लेकर, इक्विपमेंट से लेकर, मिलिट्री आर्म एम्यूनिशन से लेकर सब कुछ। इससे पहले दोनों देश सिर्फ रेल लिंक से जुड़े हुए थे, लेकिन ब्रिज से जुड़ जाने के बाद दोनों देश और करीब आ जाएंगे और दोनों देश और ताकतवर हो जाएंगे।
रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच जो ब्रिज बना, इससे दोनों देशों को सैन्य मदद भी मिलेगी और ताकत भी बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि अब रूस से बेरोक-टोक हथियार, गोला बारूद, फ्यूल, इक्विपमेंट तेजी से नॉर्थ कोरिया पहुंचाए जा सकते हैं। यानी पुल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि ताकत, सामरिक दृष्टिकोण से सामरिक शक्ति को आदान प्रदान करने का तरीका भी बनेगा। यह ब्रिज उत्तर कोरिया को कैसे पावरफुल करेगा, यह समझिए पहले, क्योंकि उत्तर कोरिया जितना पावरफुल होगा, अमेरिका को उतनी दिक्कत होगी। उत्तर कोरिया पर इस वक्त भारी इंटरनेशनल सैंक्शन है और इसकी वजह से जरूरी सामान उत्तर कोरिया तक नहीं पहुंच पाते। वो बहुत सीमित देशों से व्यापार कर पाता है। और अब जब ये रोड बना दी गई है तो रोड से ग्राउंड ट्रेड और सप्लाई चेन जो है वो मजबूत होगी रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में। और रूस के जरिए नॉर्थ कोरिया से दुनिया के कई देश और कई व्यापारी भी जुड़ेंगे। और रूस भी कई प्रतिबंधों से जूझ रहा है, खासकर वेस्टर्न सैंक्शन से। इसलिए दोनों देश एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं। किम और पुतिन अलग ही मिशन पर काम कर रहे हैं। चीन के बिना भी डायरेक्ट कनेक्शन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अब तक उत्तर कोरिया का मुख्य कनेक्शन चीन से था। यह पुल रूस को डायरेक्ट एंट्री नॉर्थ कोरिया में दे रहा है। इसलिए नॉर्थ कोरिया के लिए अब दो अच्छे दोस्त हो गए इस रीजन में, जिससे नॉर्थ कोरिया की मजबूती बढ़ेगी। चीन और रूस दोनों देशों के बीच आर्थिक और ट्रेड बूस्ट पर काम होगा। इसके जरिए पॉलिटिकल मैसेज देने की भी कोशिश है। पुतिन और किम साथ आ रहे हैं। रूस और उत्तर कोरिया ने ट्यूमेन नदी पर अपने पहले सड़क पुल का निर्माण अप्रैल 2026 में पूरा कर लिया, जो दोनों देशों के बीच की स्थिति को और मजबूत करेगा। अगर रूस और नॉर्थ कोरिया खुलकर एक साथ आते हैं तो यह अमेरिका के लिए न सिर्फ रीजनल चुनौती है बल्कि मल्टी फ्रंट प्रेशर भी बन सकता है। अमेरिका के लिए कैसे डबल खतरा है, यह देखिए। रूस और नॉर्थ कोरिया साथ आए तो यूएस के लिए अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका को अब यहां पर भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूरोप में पहले से रूस, एशिया में नॉर्थ कोरिया और अमेरिका की सैन्य ताकत डिवाइड होगी। अमेरिका को दो फ्रंट पर जंग लड़ना पड़ सकता है। मौजूदा स्थिति में रूस और तनाव, अमेरिका में भी तनाव है। और नॉर्थ कोरिया से भी अमेरिका संबंध आप जानते हैं किस तरह के हैं। दोनों देशों के बीच किस तरह के हालात हैं। अमेरिका के लिए मिसाइल और न्यूक्लियर टेंशन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों के पास मिसाइल और न्यूक्लियर आर्म्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। इसलिए अमेरिका सीधे टकराने से बचेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा कहता रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जापान दक्षिण कोरिया को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देगा। नॉर्थ कोरिया के पास पहले से न्यूक्लियर हथियार हैं और आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। पुतिन के पास भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। और अगर रूस टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंस सपोर्ट नॉर्थ कोरिया को देता है तो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल ताकत और खतरनाक हो जाएगी। यह सेंटकॉम के लिए, ये वॉशिंगटन के लिए, ये पेंटागन के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक नई ताकत का, नए फ्रंट का उदय हो रहा है, जिससे अमेरिका बेखबर है, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ ईरान चाहिए। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का, ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।